हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 का इतिहास विषय का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्रवाद की संकल्पना तथा यूरोप में हुए राष्ट्रवादी विकास को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं राष्ट्रवाद। आरंभिक विद्वानों ने राष्ट्र को परिभाषित करते हुए बताया कि समान जाति, भाषा, नस्ल तथा धर्म के आधार पर संगठित क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। आरंभिक विद्वानों ने, जो यूरोप के आरंभिक विद्वान, जब राष्ट्रवाद का शुरुआती चरण में लोगों ने राष्ट्र को परिभाषित करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि राष्ट्र क्या है। तो उन्होंने बताया कि जिसकी एक समान भाषा हो, जाति, नस्ल तथा धर्म एक ही हो, इस आधार पर जो संगठित क्षेत्र होता है उसको हम राष्ट्र कहते हैं। किंतु 1882 ईस्वी में अर्नेस्ट रेनन ने अपनी पुस्तक राष्ट्र क्या है में इस विचारधारा का खंडन किया। उनके अनुसार राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है, जिसमें गौरवपूर्ण अतीत, समान इच्छा का संकल्प, साथ मिलकर काम करने तथा जन सहभागिता का गुण हो। देखिए, शुरुआती विद्वानों ने तो बताया कि राष्ट्र क्या है, जिसकी एक समान भाषा हो, समान जाति हो, एक ही नस्ल और जाति के, धर्म के लोग जब एक संगठित क्षेत्र में रहते हैं तो उसे हम राष्ट्र कहते हैं। लेकिन 1882 ईस्वी में जब अर्नेस्ट रेनन ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी राष्ट्र क्या है, उसमें उन्होंने आरंभिक विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा का जो है आलोचना किया और उन्होंने बताया कि राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है, जिसमें गौरवपूर्ण अतीत, समान इच्छा का संकल्प तथा साथ मिलकर काम करने का गुण हो, उसे उन्होंने राष्ट्र कहा है। आइए अब हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम तथा समर्पण की भावना है। वास्तव में राष्ट्रवाद एक विचार है, न कि कोई भौतिक वस्तु। अगर हम एक शब्दों में कहें कि राष्ट्रवाद क्या है, तो इसको स्पष्ट तरीके से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम तथा समर्पण की भावना ही राष्ट्रवाद है। ठीक, और साथ ही साथ ये बताया गया है कि राष्ट्रवाद कोई भौतिक वस्तु नहीं, यह एक विचार है, एक आइडिया है। यानी कि हम इसे आपको दिखा नहीं सकते ये कह करके कि ये देखिए ये चीज़ें जो हैं ये राष्ट्रवाद है, ये एक विचार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ मानी जाती है। आपको याद होगा कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात वहाँ की निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था समाप्त हुई तथा उसने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। हम लोगों ने पिछली कक्षा में, कक्षा 9 में हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था, जहाँ हमें ये तो याद है कि भाई फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी, जब 14 जुलाई, डेट क्या थी, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील, पहली घटना कौन थी, बास्तील जेल का पतन, पहली घटना थी बास्तील जेल का पतन। तो वहाँ से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से आगे चल करके वहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था समाप्त हुई और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। अब आगे है देखते हैं।
फ्रांसीसी क्रांति के लिए पहले यूरोप में राजशाही और कैंटनों का शासन था, किंतु धीरे धीरे इसमें राष्ट्रवादी विचारधारा उत्पन्न हुई तथा उन्होंने अपने आप को राष्ट्रों के रूप में निर्मित किया। यूरोप में यह राष्ट्रवादी विचारधारा क्यों उत्पन्न हुई, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में माना जाता है। यूरोप में भी सबसे पहली अभिव्यक्ति कहाँ होती है? फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है और धीरे धीरे सारे राष्ट्र जो राजशाही राजतंत्र थे वो धीरे धीरे एक राष्ट्र के रूप में तब्दील होने लगे थे। तो वो क्या कारण थे कि जिसके कारण जो है लोगों ने एक राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित होने का प्रयास किया? तो उसमें सबसे पहला कारण जो है वो है मध्यम वर्ग का उदय। पहला कारण है मध्यम वर्ग का उदय। यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबसे शक्तिशाली वर्ग कुलीन वर्ग था, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी जागीरें तथा शहरों में हवेलियां थीं। अब यहाँ मध्यम वर्ग को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग अगर प्रयास करें, कक्षा 9 में हमें याद है कि हम लोगों ने फ्रांस के समाज को पढ़ा था। फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग कौन सा था? पादरी वर्ग। पादरी। दूसरा था कुलीन और तीसरा वर्ग था जनसाधारण। ठीक, जनसाधारण वर्ग। तो ये 3 वर्ग जो थे वो फ्रांसीसी समाज के थे। कमोबेश यही स्थिति लगभग यूरोप के हर देशों में बनी रही जहां सामाजिक विविधता देखने को मिलती थी। देश की अधिकांश जनसंख्या कृषक थी, जो जमींदारों के, यहाँ पर हवेलियां लिखा है, यहाँ होगा जमींदारों, जमींदारों के खेतों पर कार्य करती थी अथवा छोटे काश्तकार थे। यानी कि देश की अधिकांश जनसंख्या जो किसान थी, यानी कि जनसाधारण वर्ग से आते थे और उसमें भी ज़्यादातर या तो जमींदारों के खेतों पर काम करते थे और छोटे काश्तकार मतलब छोटे किसान थे जिनके पास खेत जो है कम हुआ करते थे। 18वीं शताब्दी के औद्योगिकरण के कारण व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई और शहरों का विकास हुआ। व्यापार और वाणिज्य में लगा यह वर्ग सामाजिक रूप से न तो अधिक समृद्ध था और न ही अधिक गरीब। इसे मध्यम वर्ग कहा जाता था। इसी मध्यम वर्ग ने यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। अब आप यहाँ देखिए कि मध्यम वर्ग का उदय किस प्रकार होता है। समाज का जो ये 3 वर्गों में जो बटे हुए थे, पादरी, कुलीन और जनसाधारण। पादरी और कुलीन वर्ग जो थे वो काफ़ी समृद्ध थे, उनके पास काफ़ी पैसे थे, उनके पास जागीरें थी। लेकिन जो जनसाधारण वर्ग था उसके पास संसाधनों की कमी थी। लेकिन जब 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण की शुरुआत होती है ब्रिटेन से, धीरे धीरे ये यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगता है। तो जैसे जैसे यूरोप में औद्योगिकरण बढ़ता गया, लोगों को अतिरिक्त कार्यों की जो है अवसर मिलने लगे। जैसे किसान पहले केवल खेती करता था, अब खेती के साथ साथ वो फैक्ट्रियों में काम करता है जहाँ से उसको अतिरिक्त आय भी मिलने लगी। इसी अतिरिक्त आय की वजह से उसने अपनी संपत्ति में वृद्धि की और धीरे धीरे जो है इस प्रकार वो लोग समृद्ध होने लगे और एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और आगे चल कर के इसी मध्यम वर्ग ने समाज के परिवर्तनों को आगे बढ़ाया और राजशाहियों का उन्होंने विरोध किया और देश को एक राष्ट्रवादी विकास की ओर बढ़ते हुए राष्ट्र के तौर पे तब्दील किया। अब दूसरा प्रमुख कारण कौन सा था? उदारवादी विचारधारा। उदारवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा का लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबर से बना है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। जब मध्यम वर्ग का उदय हुआ तो मध्यम वर्ग के
उदय के साथ ही पूरे यूरोप में उदारवाद विचारधारा का जो है, उदारवाद विचारधारा का मतलब होता है कि उदारवाद का मतलब होता है कि पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं से आज़ादी। ठीक, देखिए राजनीतिक रूप से उत्पादक उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, यानी राजनीतिक एक ऐसा, चूंकि लेकिन फ्रांस में क्या था, एक राजतंत्र व्यवस्था थी जिसका लोगों की सहमति से कोई मतलब नहीं था, वो एक वंशानुगत था। तो उदारवाद की शर्त क्या थी, वो राजा जो होने चाहिए, जो राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो आम सहमति से बनी हो। आर्थिक रूप से उदारवाद बाजार तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था। एक उदाहरण द्वारा आर्थिक कठिनाई को समझने का प्रयास करते हैं। 1833 ईस्वी में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाने के लिए 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था तथा प्रत्येक नाके पर 5% शुल्क चुकाना पड़ता था। शुल्क हमेशा वस्तुओं के वजन और आकार के आधार पर लगाए जाते थे, किंतु हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, जिसके किसी वस्तु का शुल्क अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मापी जाती थी, जिससे व्यापारियों को कठिनाई होती थी तथा इन कठिनाइयों से उबरने के लिए उदारवादियों ने राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन किया। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि बता रहा है कि 1833 ईस्वी में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक, ये शहर हैं जर्मनी के। हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग जो है जर्मनी के शहर हैं, और चूंकि जर्मनी उस समय 1833 ईस्वी का जो जर्मनी था, वो कई राजशाहियों, कई राज्यों में बटा हुआ छोटे छोटे राज्य थे। तो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाने के लिए 11 सीमा शुल्कों से होकर के गुजरना पड़ता था। समस्या ये थी कि हर एक राज्य की अपनी अपनी अलग अलग नापतोल व्यवस्था थी, और जब एक व्यापारी वस्तु को लेकर दूसरी जगह जाता था तो दूसरे राज्य में प्रवेश करते पर उसको शुल्क देना पड़ता था। तो एक वस्तु, मान लीजिए जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से कोई वस्तु खरीदी जो 5 किलो की है, ठीक, यहाँ पर ये 5 किलो से है, ये एक सीमा शुल्क पर नापा गया है, पहले सीमा शुल्क पर। यही वस्तु दूसरे सीमा शुल्क पर हो सकता है कि 4.5 किलो हो जाए, तीसरे सीमा शुल्क पर ये जाकर के 6 किलो हो गया। इस तरह की समस्याएं जो थी, तो एक ही वस्तु के लिए उसे अलग अलग शुल्क देने पड़ते थे। इन सारी समस्याओं को लेकर के व्यापारी जो थे वो चाहते थे कि पूरे क्षेत्र अगर एक होगा, संगठित होगा, एक राज्य होगा, इस प्रकार के हमें अतिरिक्त कर देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए इन उदारवादी जो व्यापारी थे, उन लोगों ने राष्ट्रवाद का जो है समर्थन किया और देश को एक राष्ट्र के रूप में बदलने का प्रयास किया। अब है 1815 ईस्वी के बाद रूढ़िवादी विचारधारा। देखिए यहाँ एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें ये जानना होगा कि 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में नेपोलियन की पराजय के बाद रूढ़िवादी लोग पारंपरिक संस्थाओं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक भेदभाव तथा संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट था, जो कि 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था। हम लोगों ने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कक्षा 9 में, ठीक। अब आगे, चूंकि 1815 के बाद जो है रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। रूढ़िवादी मतलब जो अपनी परंपराओं को और पुरानी संस्थाओं को रहते हैं, उन्हें हम रूढ़िवादी कहते हैं, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। 1815 में नेपोलियन को पराजित करने वाली शक्तियां ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया
देखिए, नेपोलियन को हराने के लिए एक संघ बनाया गया था, एक संयुक्त सेना थी जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाएं थी। इन संयुक्त सेनाओं ने मिलकर ही 1815 के वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया था। ठीक, इन सारे देशों के प्रतिनिधि जो हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता में वियना कांग्रेस का आयोजन किया। वियना एक शहर है जहाँ पर ये इन प्रतिनिधियों की एक सम्मेलन हुआ, एक बैठक हुई थी जिसे हम वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। वियना कांग्रेस में नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए बहुत सारे बदलावों को समाप्त कर दिया गया तथा फ्रांस में पुनः बूर्बो राजवंश को सत्तारूढ़ किया गया। याद रहे, हम लोगों ने पढ़ा था लुई 16वां के संदर्भ में, तो हम लोगों ने कक्षा 9 में ये पढ़ा था कि लुई 16वां जो है बूर्बो राजवंश का शासक था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था किस तरह से उसकी फांसी हो जाती है, उसके बाद से बूर्बो राजवंश का वहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर कुछ दिनों तक गणतंत्रात्मक व्यवस्था के बाद पुनः जो है नेपोलियन ने वहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की, लेकिन नेपोलियन का संबंध इस राजवंश से नहीं था। लेकिन जब आगे चल करके 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित होता है, तो फिर से एक बार उसी पुराने बूर्बो राजवंश के व्यक्ति को सत्ता पर बैठाया जाता है। फ्रांस की सीमा पर नए नए राज्यों का गठन किया जाता है ताकि भविष्य में वह विस्तार ना कर सके। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य राजतंत्र की बहाली तथा नए रूढ़िवादी विचारधारा को स्थापित करना था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति की गौरवशाली स्मृतियों ने उदारवादी विचारधाराओं को प्रेरित किया। इस प्रकार उदारवादियों द्वारा नई रूढ़िवादी व्यवस्था की आलोचना ने राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूती प्रदान की। अब अगला है क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियां 1815 ईस्वी के बाद अनेक उदारवादी और राष्ट्रवादी गुप्त संगठन बनाए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र राज्यों की स्थापना करने के लिए क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा देना था, उन्हें प्रशिक्षण देना था। इटली के महान क्रांतिकारी जेस्पी मेत्सिनी ने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। यहाँ पर थोड़ा सा कई चीज़ें मिसप्रिंट हो रही हैं। यहाँ पर ये जो है जेस्पी मेत्सिनी ये इटली के एक क्रांतिकारी हैं, इनका नाम जेस्पी मेत्सिनी। ठीक, 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई, एक जगह का नाम है मार्सेई में यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप। ये 2 प्रमुख भूमिगत संगठन, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है भूमिगत संगठन। भूमिगत संगठन का मतलब है ऐसी संगठन जिसके बारे में लोग नहीं जानते, ये एक गुप्त संगठन है, उसे हम कहते हैं भूमिगत संगठन। मेजनी का विश्वास था कि राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, अतः इटली छोटे छोटे राज्यों में पाबंद नहीं रह सकता। मेजनी का क्या विचार था कि मनुष्य की प्राकृतिक इकाई क्या है, वो राष्ट्र है, जिसे हम लोग कहते हैं सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार, समाज, फिर समुदाय, फिर राष्ट्र। ठीक, इस तरह से वो कहता है कि मनुष्य की प्रकृति इकाई है, ये प्रकृति ही है मनुष्य की कि वो एक संगठित राष्ट्र में रहना चाहता है। अतः इटली छोटे छोटे राज्यों में पाबंद नहीं रह सकता। इसे जोड़कर एकीकृत इटली ही उसका लक्ष्य था। इटली की देखा देखी अन्य राज्यों ने भी गुप्त संगठनों की स्थापना की। राजतंत्र की आलोचना तथा राष्ट्र राज्य के स्थापना के लिए किए गए। बहुत सारे इसमें मिसप्रिंट हुए हैं। चलिए, मतलब राष्ट्र राज्य की आलोचना की गई, राजतंत्रों की आलोचना की गई और नए राष्ट्र राज्यों का जो है समर्थन किया गया।
ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने मेजनी को रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। क्योंकि मेटरनिख जो है वो रूढ़िवादी व्यक्ति थे। ये स्टेटमेंट है आपका। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने मेजनी को रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रांतियों का युग अथवा राष्ट्रवाद का विकास, कैसे धीरे धीरे यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद फैलता जाता है। ठीक, तो आज की क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद।